हमने लास्ट लेक्चर में मल्टी साइकिल डाटा पाथ का इंट्रोडक्शन लिया, फिर उसका जो सर्किट डायग्राम, जो उसके हार्डवेयर आर्किटेक्चर डायग्राम जो थी, उसको हमने डिटेल डिस्कस किया। तो आज जो हमारा है काम, आज हम थोड़ा सा आगे इंस्ट्रक्शंस की तरफ चलते हैं और इंस्ट्रक्शंस को देखते हैं कि किस तरीके से इंस्ट्रक्शंस हमारी मल्टी साइकिल डाटा पाथ में कंप्लीट होती हैं। क्योंकि हमने मल्टी साइकिल डाटा पाथ और सिंगल साइकिल डाटा पाथ, इन दोनों में जो डिफरेंस क्रिएट किया है वो यही था कि सिंगल साइकिल डाटा पाथ में एक ही क्लॉक साइकिल, जो कि फिक्स लेंथ की क्लॉक साइकिल होती है, उसके अंदर आपकी तमाम इंस्ट्रक्शंस कंप्लीट हो जाती हैं, या हर इंस्ट्रक्शन के लिए एक ही टाइम लगता है कंप्लीशन फॉर द कंप्लीशन, या फॉर द कंप्लीट एग्जीक्यूशन प्रोसेस। लेकिन जब हम मल्टी साइकिल डाटा पाथ की बात करते हैं तो हमने ये कहा था कि यहाँ पर इंस्ट्रक्शंस वेरी करती हैं विद रिस्पेक्ट टू द साइकिल टाइम, विद रिस्पेक्ट टू द नंबर ऑफ साइकिल्स के, नॉट साइकिल टाइम। हमारे पास, जैसा कि हमने सिंगल साइकिल में कहा, कि तमाम इंस्ट्रक्शंस एक ही साइकिल लेंगी और उस साइकिल की लेंथ भी सेम होगी, और लेंथ कितनी होगी, जितनी लोड बड़ी इंस्ट्रक्शन का जो वर्स्ट सिनेरियो था उसको कंसीडर करते हैं। लेकिन मल्टी साइकिल के अंदर हमने कहा कि इंस्ट्रक्शन जितने साइकिल्स एक्चुअल में लेती हैं, जितनी उसकी स्टेजेस हैं, हमारे पास मैक्सिमम जो स्टेजेस हैं वो हमने कहा कि 5 हैं: इंस्ट्रक्शन फेच, इंस्ट्रक्शन डी कोड, एग्जीक्यूशन, मेमोरी एंड दी राइट बैक या स्टोर रिजल्ट। अब इन 5 में से जो इंस्ट्रक्शन जितने साइकिल लेगी या जितनी स्टेजेस को यूज करेगी, उतनी स्टेजेस के बाद वो इंस्ट्रक्शन कंप्लीट हो जाएगी। उसे एक्स्ट्रा जो टाइम था वो वेट या वेस्ट नहीं करना पड़ेगा। तो आज हम इंस्ट्रक्शंस के जो साइकिल्स हैं मल्टी साइकिल के अंदर, उसकी जो स्टेजेस हैं, कि कौन सी इंस्ट्रक्शन कितनी स्टेजेस में या कितने साइकिल में कंप्लीट होती है, तो हम आज उस पर डिस्कस करेंगे। हमने इससे पहले ये बात भी कही है कि एक स्टेज एक साइकिल में कंप्लीट हो रही है, फॉर एग्जांपल, ठीक है। जैसे कि फैच एक साइकिल, डिकोड दूसरा साइकिल, एग्जीक्यूशन तीसरा साइकिल, मेमोरी चौथा साइकिल, राइट बैक पांचवा साइकिल। इससे पहले हमने ये देखें, आप लोगों को ये स्क्रीन नजर आ रही होगी कि हमने मल्टी साइकिल डाटा पाथ की कंप्लीट ये डायग्राम देखी थी, और फिर इस डायग्राम के अंदर हमने देखा कि हमारे पास जो कंट्रोल सिग्नल्स हैं उनकी वैल्यूज कब कब अपडेट होगी, कैसे कैसे अपडेट होगी, और उसके ऊपर हमने कंप्लीट डिस्कशन की है। ये जो डायग्राम आपको नजर आ रही है, इस डायग्राम के अंदर मैं जरा एक आपको एक क्विक ओवरव्यू देना चाहता हूँ, ताकि आपके माइंड में रहे और जो आज का हमारा नेक्स्ट टॉपिक है वो समझने में हमें आसानी रहेगी। कि हर एक स्टेज के बाद या 2 स्टेजेस के दरमियान, हर स्टेज के बाद मतलब फैच के बाद, और 2 स्टेजेस के दरमियान का मतलब फैच और डिकोड के दरमियान, ठीक हो गया। तो हर एक स्टेज के बाद आपके पास रजिस्टर्स लगे हुए हैं। रजिस्टर यहाँ पर देखें, आपको नजर आ रहे होंगे। फॉर एग्जांपल इंस्ट्रक्शन फेच के अंदर क्या होता है, क्या आपके पास इंस्ट्रक्शन मेमोरी में डिफरेंट इंस्ट्रक्शंस पड़ी हुई हैं। अगर इंस्ट्रक्शन मेमोरी में आपके पास डिफरेंट इंस्ट्रक्शंस पड़ी हुई हैं, तो प्रोग्राम काउंटर उस इंस्ट्रक्शन का एड्रेस जो भी होगा, वो उस एड्रेस के कॉरेस्पॉन्डिंग वो इंस्ट्रक्शन जो होगी वो फेच होगी, और फेच होने के बाद इंस्ट्रक्शन फेच होगी। अब आपके पास एक रजिस्टर लगा होगा जिसको आप कहते हैं IR रजिस्टर, इंस्ट्रक्शन रजिस्टर। तो आपकी इंस्ट्रक्शन जो होगी वो IR रजिस्टर में आ जाएगी। अब इंस्ट्रक्शन फेच के बाद इंस्ट्रक्शन डी कोड। डी कोड आपको पता है कि जितने भी आपके पास रजिस्टर्स एज अ सोर्स यूज होते हैं ALU के लिए, ALU एग्जीक्यूशन प्रोसेस में यूज होता है, कीप इन योर माइंड, ठीक है। ALU का जो ऑपरेशन होता है वो नॉर्मली अभी तक हमने देखा है कि एग्जीक्यूशन प्रोसेस में यूज होता है नॉर्मली, ठीक है। तो ALU की जो इनपुट पर डाटा आएगा, वो डाटा अगर रजिस्टर से आ रहा है तो वो रजिस्टर सोर्स रजिस्टर्स होंगे, और वो सोर्स रजिस्टर डी कोडिंग के अंदर हमें उन सोर्स रजिस्टर की वैल्यू मिल जाती है। तो वो वैल्यू हर स्टेज के बाद का मतलब, जो मैंने पहले बात की कि हर स्टेज के बाद रजिस्टर लगे होते हैं, मतलब फैच के बाद भी रजिस्टर होंगे,
डिकोडिंग के बाद भी रजिस्टर्स होंगे, एग्जीक्यूशन के बाद भी रजिस्टर्स होंगे, मेमोरी के बाद भी रजिस्टर्स होंगे। तो डिकोडिंग के बाद, डिकोडिंग में हमें उन रजिस्टर्स का जो डाटा है वो मिल चुका है। अब ये डाटा आपके एएलयू में एज एग्जीक्यूशन स्टेप के यूज होगा या एएलयू की इनपुट पे जाएगा। तो ये डाटा एएलयू जो कि एग्जीक्यूशन प्रोसेस है उसमें जाने से पहले कुछ रजिस्टर्स में स्टोर होता है। उन रजिस्टर्स को आप ए और बी रजिस्टर्स कहते हैं, आपको नजर भी आ रहे होंगे। ओके जी, ए और बी रजिस्टर्स हैं, ये एग्जीक्यूशन के बाद वाले रजिस्टर्स हैं। नेक्स्ट आपके पास एएलयू है, एएलयू आपके पास एग्जीक्यूशन प्रोसेस के लिए यूज होता है। जब एग्जीक्यूशन कंप्लीट हो गई, एएलयू ने रिजल्ट फाइंड आउट कर लिया, तो एएलयू का जो रिजल्ट है वो एग्जीक्यूशन के बाद, जो एग्जीक्यूशन के बाद रजिस्टर लगा होता है उसमें स्टोर होगा। और एग्जीक्यूशन प्रोसेस के बाद जो रजिस्टर यूज हो रहा है उसको आप कहते हैं एएलयू आउट। ठीक है, एएलयू आउट में वो रिजल्ट स्टोर होता है। फिर एएलयू आउट का रिजल्ट डिपेंड करता है कि किस टाइप की इंस्ट्रक्शन है। अगर तो अरिथमेटिक इंस्ट्रक्शन है, आर टाइप इंस्ट्रक्शन है, तो आपको पता है कि आपके पास ये थर्ड साइकिल जो है उसके बाद आपके पास क्या होता है कि एएलयू का जो रिजल्ट होता है वो रिजल्ट स्टोर हो जाता है आपके रजिस्टर के अंदर। ओके जी, लेकिन अगर ये आर टाइप की इंस्ट्रक्शन नहीं है बल्कि मेमोरी रेफरेंस इंस्ट्रक्शन है, और मेमोरी रेफरेंस इंस्ट्रक्शन के अंदर भी लोड वर्ड की इंस्ट्रक्शन है, तो आपको पता है कि आपका जो एएलयू है ये मेमोरी का एड्रेस कैलकुलेट करता है। तो एएलयू आउट की जो वैल्यू है या एएलयू आउट के अंदर जो डाटा स्टोर है, बेसिकली दैट इज अ एड्रेस ऑफ अ मेमोरी फ्रॉम वेयर यू हैव टू लोड द डाटा। तो इसका मतलब ये हुआ कि आप देख सकते हैं कि एएलयू आउट से एक लाइन आपके प्रोग्राम काउंटर के बाद जो मक्स लगा हुआ है पीसी के बाद, उसका जो 0 और 1 दो इनपुट वैल्यूज हैं, उसकी जो 1 वाली वैल्यू है वो आपके पास एएलयू आउट से आ रही है। तो यहाँ से आपके पास एड्रेस पे मेमोरी को एक्सेस करेंगे, और मेमोरी जब आपके पास एक्सेस होगी तो मेमोरी के बाद, मेमोरी एक इज अ स्टेज, तो मेमोरी की स्टेज के बाद भी एक रजिस्टर लगा होगा, और उस जो रजिस्टर है उसमें क्या होगा, मेमोरी का डाटा स्टोर होगा। तो आप देख सकते हैं कि मेमोरी के फौरन बाद जहाँ पे आईआर रजिस्टर लगा है उसके बिल्कुल नीचे एमडीआर रजिस्टर है, दैट इज अ मेमोरी डाटा रजिस्टर। तो मेमोरी डाटा रजिस्टर में मेमोरी का डाटा आ जाता है। अब ये वो डाटा है जो लोड वर्ड के केस में मेमोरी से निकल के रजिस्टर की तरफ जाएगा। तो मेमोरी से निकल चुका है, मेमोरी डाटा रजिस्टर में आ चुका है। अब यहाँ से उसने फिफ्थ साइकिल जो आपके पास है या फिफ्थ स्टेज है जिसको आप कहते हैं राइट बैक या रिजल्ट स्टोरेज, तो वहां पर आपके पास एमडीआर से मक्स के थ्रू होते हुए राइट डाटा हो जाता है जी। ओके, ये एक हमारे पास हायरार्की है, इस हायरार्की को माइंड में रखिएगा। अब चलते हैं जी अरिथमेटिक इंस्ट्रक्शंस के स्टेप्स की तरफ। जी, आर टाइप इंस्ट्रक्शन कितने साइकिल में कंप्लीट होती है जी, प्लीज रिप्लाई करें। आर टाइप की इंस्ट्रक्शन कितने साइकिल में कंप्लीट होती है? बिल्कुल जी तारिक अली, ठीक बता रहे हैं आप, जबरदस्त। और जी शहरियार, गौर से जरा। हन्नान अहमद, जरा सोच के जवाब दें। एहसन हसन उमर, आप भी। जी मादिया शुएब, बिल्कुल ठीक है। जी अब्दुल वासे, आपने जो लिखा है, क्या आपको पता है कि टोटल साइकिल कितने होते हैं? जी अब्दुल वासे। ओके, जो आर टाइप की इंस्ट्रक्शन है आपने कहा कि जी 4 साइकिल्स में वो कंप्लीट होती है, 4 स्टेजेस उसमें लगती हैं, ठीक है। अच्छा, अगर 4 स्टेजेस लगती हैं तो सबसे पहले क्या होती है, इंस्ट्रक्शन फैच होती है। तो फर्स्ट स्टेज इज अ इंस्ट्रक्शन फैच, एंड द सेकंड स्टेज इज इंस्ट्रक्शन डी कोड, और जो थर्ड स्टेज है दैट इज अ एग्जीक्यूशन, एंड द फोर्थ वन इज राइट बैक या फिर रिजल्ट स्टोर। ठीक है, तो ये 4 आपके पास स्टेजेस होती हैं जो कि अरिथमेटिक इंस्ट्रक्शन के स्टेप्स बनते हैं।
और इनमें मेमोरी का कोई पोर्शन नहीं होता, मेमोरी का कोई यूज नहीं होता, तो मेमोरी वाली स्टेज यूज नहीं होती। ओके जी, हमने जो सिंगल साइकिल आर्किटेक्चर था उसके अंदर भी इस चीज को डिस्कस किया था कि जब आप इंस्ट्रक्शन फेच कर रहे होते हैं तो दो काम हो रहे होते हैं। एक काम तो ये होता है कि प्रोग्राम काउंटर के अंदर करंट इंस्ट्रक्शन का एड्रेस होता है, और वो इंस्ट्रक्शन जिसने फेच होनी होती है या जिसने अब एग्जीक्यूशन प्रोसेस में जाना होता है, उस इंस्ट्रक्शन का एड्रेस होता है। तो प्रोग्राम काउंटर से इंस्ट्रक्शन मेमोरी में से आप वो इंस्ट्रक्शन उठाते हैं, और आपको पता है कि आपकी जो इंस्ट्रक्शन है वो इंस्ट्रक्शन रजिस्टर फेच के बाद जो रजिस्टर लगा होता है दैट इज आईआर रजिस्टर। तो आपका पहला काम इंस्ट्रक्शन फेच का जो होगा वो क्या होगा कि आपकी इंस्ट्रक्शन प्रोग्राम काउंटर का जो एड्रेस होगा उस एड्रेस के कॉरेस्पॉन्डिंग जो इंस्ट्रक्शन होगी वो इंस्ट्रक्शन आईआर रजिस्टर में जाकर स्टोर हो जाएगी। इसके साथ साथ दूसरा काम क्या होता है, प्रोग्राम काउंटर का अपडेट होना। तो आपके पास प्रोग्राम काउंटर अपडेट होता है, और प्रोग्राम काउंटर कैसे अपडेट होता है, नॉर्मली पीसी इज इक्वल टू पीसी प्लस 4 से अपडेट होता है। तो अगर आप ये देखें लेक्चर में, तो आपके पास ये पहले आ गया इंस्ट्रक्शन फेच। ओके जी, अब आपके पास ये कंप्लीट ये हमने पहला साइकिल जो है ना वो देख लिया है, और पहले साइकिल के हिसाब से इंस्ट्रक्शन फेच में क्या हो रहा है, आप गौर करें तो पीसी लिखा हुआ है ना प्रोग्राम काउंटर, तो वो ब्रैकेट में लिखा हुआ है। तो इस ब्रैकेट का मतलब है एड्रेस, कि प्रोग्राम काउंटर में की जो वैल्यू है बेसिकली दैट इज द एड्रेस। और किसका एड्रेस है, वो साथ ही लिखा हुआ है मेमोरी का। और मेमोरी में आपको पता है कि मेमोरी इज अ कंबाइंड मेमोरी, इंस्ट्रक्शन मेमोरी एंड डाटा मेमोरी। तो आप क्या करेंगे, इस एड्रेस पे प्रोग्राम काउंटर के अंदर जो वैल्यू स्टोर है दैट इज द एड्रेस ऑफ अ मेमोरी। इस एड्रेस से इंस्ट्रक्शन निकलेगी और वो आईआर रजिस्टर में चली जाएगी। तो पहली लाइन का मतलब तो ये है कि इंस्ट्रक्शन फेच हो गई, और दूसरी लाइन का मतलब ये है इसके साथ साथ पहला साइकिल में पीसी इज इक्वल टू पीसी प्लस 4 भी होगा, तो प्रोग्राम काउंटर अपडेट हो जाएगा। तो पहला आपके पास साइकिल कंप्लीट हो चुका है जी, ठीक है। अब जब ये एक साइकिल कंप्लीट हो जाएगा तो अब दूसरा साइकिल इसी इंस्ट्रक्शन का होगा, और वो होगा इंस्ट्रक्शन डी कोड। अब आप मुझे ये बताएं, फॉर एग्जांपल हमारे पास एक ऐड की इंस्ट्रक्शन है, और ऐड की इंस्ट्रक्शन में S0 और S1 दो सोर्स रजिस्टर हैं, S2 आपके पास डेस्टिनेशन रजिस्टर है, ठीक है। अब आप लोगों ने मुझे ये बताना है कि इफ यू हैव टू सोर्स रजिस्टर S0 एंड S1 एंड वन इज अ डेस्टिनेशन रजिस्टर दैट इज S2, तो मुझे ये बताएं कि आपके पास डी कोडिंग के अंदर कितने रजिस्टर्स डी कोड होंगे। जी, डी कोडिंग के अंदर आपके पास टोटल कितने रजिस्टर डी कोड होंगे। जी हसनैन शहबाज, बिल्कुल ठीक। जी, बाकी सब भी बिल्कुल सही बता रहे हैं। ओके जी, और ये जो दो रजिस्टर आप बता रहे हैं कि डी कोड होंगे, ये दोनों कौन से होंगे, एक सोर्स एक डेस्टिनेशन होगा, दोनों सोर्स होंगे, ये क्या होंगे। बिल्कुल जी, दोनों सोर्स। मैंने एक बात अभी आप लोगों को लेक्चर स्टार्ट ये अरिथमेटिक इंस्ट्रक्शन स्टेप्स बताने से पहले एक चीज मैंने आपको बताई है कि नॉर्मली डी कोडिंग के अंदर जो रजिस्टर डी कोड होते हैं ना वो रजिस्टर डी कोड होगा, वो रजिस्टर डी कोड होंगे जिनकी वैल्यू ए एल यू में एज ए सोर्स यूज होगी, ध्यान में रखिएगा। अब अरिथमेटिक इंस्ट्रक्शन या आर टाइप की जो इंस्ट्रक्शंस होती हैं उनके जो सोर्स रजिस्टर्स होते हैं, ये वो सोर्स रजिस्टर से डाटा निकल के आपके एएलयू पे जाता है। एएलयू उनके ऊपर ऑपरेशन अप्लाई करता है, और ऑपरेशन का जो रिजल्ट होता है वो डेस्टिनेशन में स्टोर होता है। इसका मतलब ये हुआ कि हर अरिथमेटिक इंस्ट्रक्शन के अंदर दो रजिस्टर आपके पास डी कोड होंगे अगर वो आर टाइप है तो। जैसा कि ये देखें, अब आप यहाँ से देखें कि आर टाइप जो इंस्ट्रक्शन है, आर टाइप का जो फॉर्मेट है वो आपको पता है कि ओप कोड 26 से 31 जो बिट्स होती हैं वो ओप कोड की होती हैं। फिर आपके पास 21 से 25 जो बिट्स होती हैं वो आर एस के लिए होती हैं। 16 से 20 बिट्स जो होती हैं वो आर टी के लिए होती हैं। 11 से 15 बिट्स जो होती हैं वो आर डी के लिए होती हैं। फिर आपके पास
7 से लेकर सॉरी 6 से लेकर 10 तक आपके पास शिफ्ट अमाउंट होती है, और 0 से लेकर 5 तक आपके पास ओप कोड होता है। तो अगर आप देखें तो दोनों सोर्स रजिस्टर्स हैं। तो पहला सोर्स रजिस्टर RS है, दूसरा RT है। तो वही वो कह रहा है कि इंस्ट्रक्शन डी कोड के अंदर 21 से 25, जो कि हमने आर फॉर्मेट पढ़ा हुआ है, हमें पता है 21 से 25 जो कि IR इंस्ट्रक्शन रजिस्टर के अंदर डिकोडिंग हुई भी है। आपने अभी डायग्राम देखी है तो उसके अंदर इस तरह से चंक्स बने हुए होते हैं IR रजिस्टर के अंदर। वो कह रहा है कि जी यहाँ से आप क्या करेंगे, इस चंक का जो भी नंबर होगा, इस चंक 21 से 25 में तो आपको पता है ना, RS 17 होगा, तो इसका मतलब है आपके पास S1 है। तो इसका मतलब है कि ये 21 से 25, 16 से 20, ये जो चंक्स हैं इनके अंदर रजिस्टर के नंबर होते हैं। ठीक हो गया। तो इसका मतलब ये हुआ कि आप 21 से 25 IR में इस चंक को उठाएंगे तो आपके पास रजिस्टर का नंबर आ जाएगा। अब जब वो आपके पास रजिस्टर का नंबर आ जाएगा तो आप उस रजिस्टर को एक्सेस कहां से करोगे, रजिस्टर्स में। तो आपको पता है रजिस्टर्स में आपके पास तमाम रजिस्टर्स पड़े हुए हैं। तो वही चीज है, इस लाइन को अगर आप गौर करें तो इसमें लिखा हुआ है 21 से 25, ये जो नंबर है इस चंक की जो वैल्यू है IR, आगे लिखा हुआ है IR रजिस्टर से इस वैल्यू के कॉरेस्पॉन्डिंग आगे लिखा हुआ है रजिस्टर, उस रजिस्टर में जाएंगे आप, और उस रजिस्टर की जो आपके पास वैल्यू होगी, अब इस रजिस्टर की जो वैल्यू होगी वो जाके स्टोर हो जाएगी ए रजिस्टर में, डी कोडिंग के बाद वाला रजिस्टर, दैट इज ए रजिस्टर। बिल्कुल इसी तरीके से 16 से 20 बिट्स का जो RT रजिस्टर है वो उसकी जो वैल्यू होगी वो बी रजिस्टर में जाके स्टोर हो जाएगी। तो दिस इज कॉल्ड द इंस्ट्रक्शन डी कोड। अब आप मुझे बताएं, अब आपके पास RSB की वैल्यू ए में है, RT की वैल्यू बी में है, इंस्ट्रक्शन डी कोड के बाद जो स्टेप होगा वो क्या होगा, और उसका जो रिजल्ट होगा वो कहां पर स्टोर होगा। ये क्लास, what will be the next stage and what operation will be performed। मैंने ये पूछा है कि अब आपके पास इंस्ट्रक्शन डी कोड के अंदर RS की वैल्यू जो कि 21 से 25 चंक है, उसके कॉरेस्पॉन्डिंग जो भी वैल्यू होगी वो वैल्यू किसी रजिस्टर की होगी। तो रजिस्टर में से उस वो रजिस्टर आप पिक करेंगे, उस रजिस्टर जो कि RS रजिस्टर होगा उसकी वैल्यू ए रजिस्टर में आ गई है। ठीक हो गया। डी कोडिंग का जो रिजल्ट होगा वो डी कोडिंग के बाद रजिस्टर्स में स्टोर होगा, और डी कोडिंग के बाद आपके पास दो रजिस्टर्स हैं ए और बी। तो RS आपके पास ए में चला जाएगा, RT आपके पास बी में चला जाएगा। अब आपके पास RS की वैल्यू भी आ गई है, RT की वैल्यू आ चुकी है। मैंने अब ये पूछा है कि इंस्ट्रक्शन फैच इंस्ट्रक्शन डी कोड, ये दो स्टेप या दो आपके पास स्टेजेस ये हो गई हैं। अब तीसरी स्टेज कौन सी होगी और कौन सा ऑपरेशन अप्लाई होगा किन के ऊपर, और रिजल्ट जो होगा वो कहां पर जाकर स्टोर होगा। ये और इलेबरेट करें जरा आंसर। जी अली हुसैन कासमी बिल्कुल ठीक बता रहे हैं। जी अब होगा क्या कि अब ए और बी में जब आपके पास वैल्यू आ गई है तो अब ए और बी पे ऑपरेशन अप्लाई होगा, और ऑपरेशन जो अप्लाई करता है वो ALU अप्लाई करता है। तो ए ऑपरेशन ऑन बी, ऑपरेशन ऑन ए एंड बी, एंड द रिजल्ट विल बी इक्वल टू द ALU का जो रिजल्ट होगा वो ALU के बाद जो रजिस्टर लगा होगा, और ALU के बाद जो रजिस्टर लगा हुआ है उसको आप ALU आउट कहते हैं। ठीक हो गया। तो इसका मतलब है कि अब आपके पास दिस इज द थर्ड स्टेज कि ए ऑपरेशन बी इज इक्वल टू ALU आउट। तो आपके पास ये रिजल्ट आ गया जी। यहां तक क्लियर है जी क्लास। जी अरसलान आपको समझ आ रही है। ए ऑपरेशन बी एग्जीक्यूशन में हो गया। अब एग्जीक्यूशन के बाद आपने मुझे बताया था कि फोर्थ स्टेप भी आएगा। अब फोर्थ स्टेप क्या है, रिजल्ट स्टोर करने का।
रिजल्ट स्टोर का मतलब क्या होता है कि अब आपके पास जो ऑपरेशन का रिजल्ट आया है, सोर्स जो रजिस्टर थे उनके ऊपर जो आपने ऑपरेशन अप्लाई किया है, वो डेस्टिनेशन रजिस्टर में जाएंगे। अब आप मुझे बताएं कि आर टाइप के अंदर डेस्टिनेशन रजिस्टर का जो चंक होता है बिट्स का, वो कौन सा होता है आर टाइप के अंदर? बिल्कुल हसनैन शहबाज, जबरदस्त। बाकी लोग भी जी पार्टिसिपेट करें, बताएं कि कौन सी बिट्स होती हैं कि जो कि आपके पास डेस्टिनेशन आर फॉर्मेट आपके सामने है। ठीक है, जब आपके सामने आर फॉर्मेट है ना, तो आप लोग वहीं से देख के बता सकते हैं कि कौन से जो चंक है वो डेस्टिनेशन रजिस्टर का होता है। तो यू नो कि 11 टू 15 बिट्स जो होती हैं वो आपके पास डेस्टिनेशन रिजल्ट का चंक होती है। तो अब आप देखते हैं, जरा गौर से करें, तो यहाँ पे लिखा हुआ है स्टोर रिजल्ट। स्टोर रिजल्ट में क्या कह रहा है कि ए एल यू आउट की जो वैल्यू है वो कहाँ पे जा रही है? 11 से 15 बिट्स का जो चंक है आई आर में, वो जो नंबर आएगा वहां से इस चंक में, उस नंबर का जो रजिस्टर होगा, आगे रजिस्टर लिखा हुआ है, ठीक है, इस रजिस्टर में जाकर आपके पास ये स्टोर हो जाएगा। जी बच्चा, क्लियर हो गया? ओके जी। अब नेक्स्ट हम देखते हैं लोड वर्ड की इंस्ट्रक्शन। बताएं जी, लोड वर्ड की इंस्ट्रक्शन कितने साइकिल लेती है या कितने स्टेजेस को यूज करती है? आपको पता है कि लोड वर्ड की इंस्ट्रक्शन इज द वर्स्ट सिनेरियो, लॉन्गेस्ट इंस्ट्रक्शन होती है, और वो जितने साइकिल हैं सब के सब यूज करती है, तमाम स्टेजेस को एक्सेस करती है, और तमाम स्टेजेस के बाद जाके वो कंप्लीट होती है। तो इसका मतलब ये हुआ कि 5 स्टेजेस हैं, तो 5 की 5 स्टेजेस लगेंगी लोड वर्ड के इंस्ट्रक्शन को कंप्लीट होने के लिए। और वो 5 स्टेजेस में सबसे पहले क्या होंगी? इंस्ट्रक्शन फैच होगा, इंस्ट्रक्शन डी कोड, एग्जीक्यूशन, मेमोरी, एंड देन राइट बैक। तो जैसा कि ये पहले इंस्ट्रक्शन फैच हुई है, बिल्कुल ऐसे ही ये इंस्ट्रक्शन फैच होगी, बिल्कुल सेम। ऑब्वियसली प्रोग्राम काउंटर के एड्रेस जो भी होगा वहां से इंस्ट्रक्शन निकलेगी और आईआर रजिस्टर में स्टोर हो जाएगी। इंस्ट्रक्शन फैच हो गई है, और फिर प्रोग्राम काउंटर पीसी इक्वल टू पीसी प्लस 4 होगा। अब आप लोग मुझे ये बताएं कि अब डी कोडिंग के अंदर मैंने आपको कहा रजिस्टर्स डी कोड होंगे, रजिस्टर्स का डाटा डी कोड होगा ना। तो मुझे अब ये बताएं, और सोर्स रजिस्टर्स लोड वर्ड के अंदर ए एल यू, सबसे पहले तो बताएं कि क्या काम करता है? जी, लोड वर्ड के अंदर जो ए एल यू है वो कौन सा ऑपरेशन अप्लाई करेगा और क्या चीज कैलकुलेट करता है? बिल्कुल हसन मुस्तफा जादी, जबरदस्त। नहीं तारिक अली, क्या बात कर रहे हो? लोड वर्ड की इंस्ट्रक्शन क्या होती है जी? हाँ जी, लोड वर्ड की इंस्ट्रक्शन मेमोरी रेफरेंस इंस्ट्रक्शन है। तो मेमोरी का एड्रेस कैलकुलेट होगा ना। और मेमोरी का एड्रेस कैसे कैलकुलेट होता है? मेमोरी का एड्रेस कैलकुलेट करने का फॉर्मूला बताएं जल्दी से। तमाम लोग पार्टिसिपेट किया करें। जी, एड्रेस कैलकुलेट, अगर आप मेमोरी का करना है एएलयू में, तो उसका फॉर्मूला क्या होता है? कैसे कैलकुलेट होता है एड्रेस मेमोरी का? जी, बेस रजिस्टर प्लस ऑफसेट, बेस रजिस्टर प्लस ऑफसेट। इसका मतलब ये हुआ कि मैंने आपको कहा था कि डी कोडिंग क्या होती है? ए एल यू के सोर्स रजिस्टर जो होते हैं वो डी कोड होते हैं, ए एल यू के सोर्स रजिस्टर्स। अब इनमें मुझे बताएं कि ए एल यू की एक इनपुट तो रजिस्टर है, दूसरी इनपुट ऑफसेट है। तो आर टाइप में दो रजिस्टर थे, तो दोनों रजिस्टर डी कोड हुए थे। यहाँ पर कितने रजिस्टर डी कोड होंगे जी? बिल्कुल जी, जबरदस्त, एक रजिस्टर होगा। और मुझे वो बताएं कि वो आर एस होगा या आर टी होगा? सोर्स रजिस्टर, जरा गौर करें,
आप क्या काम कर रहे हैं कि ALU आपके पास मेमोरी का एड्रेस कैलकुलेट कर रहा है, और मेमोरी का एड्रेस कैलकुलेट करने का फार्मूला है बेस रजिस्टर प्लस ऑफसेट। मुझे आप बताएं कि ऑफसेट जो होता है वो ऑफसेट या 16 बिट जो आपके पास वैल्यू होती है, जो कि साइन एक्सटेंड होने के बाद 32 बिट बनती है, वो ALU की सेकंड सोर्स पे जाता है या ALU के फर्स्ट सोर्स पे जाता है कांस्टेंट? जी, बाकी तमाम लोग बताएं जरा कि वो सेकंड सोर्स पे जाता है। तो सेकंड सोर्स इज द RT वैल्यू एंड फर्स्ट सोर्स इज द RS वैल्यू। तो अब मुझे बताएं कि RT तो आपके पास सोर्स वो ऑफसेट होगा, तो रजिस्टर क्या हुआ RS। तो आज का मतलब है कि आपके पास जो डी कोड होगा वो RS होगा, और RS की वैल्यू A रजिस्टर में जाके स्टोर होती है डिकोडिंग के बाद, या B रजिस्टर में स्टोर होती है डिकोडिंग के बाद? जरा अभी तो जरा गौर से, ए रजिस्टर में स्टोर होती है, तो इसका मतलब है आप इस तरह देखें, 21 से 25 आपके पास क्या होती है RS का चंक होता है, और उससे डाटा निकलेगा और वो कहाँ पे स्टोर हो जाएगा ए रजिस्टर में। जिस लाइन की समझ आ गई, क्लियर है ये? डी कोड होगी इंस्ट्रक्शन। अब इंस्ट्रक्शन डी कोड होने के बाद एग्जीक्यूशन करनी है। अब एग्जीक्यूशन का आपको समझ आ गई है कि एग्जीक्यूशन के अंदर क्या होगा, ALU में ऑपरेशन अप्लाई होगा, और उसकी एक इनपुट ALU की ये ए रजिस्टर का डाटा होगा, ए प्लस प्लस क्या हो रहा होगा ऑफसेट वैल्यू। और ऑफसेट वैल्यू कौन सी, जो 0 से 15 बिट का जो आपके पास इमीडिएट वैल्यू है, उसको साइन एक्सटेंड करके 32 में चेंज करेंगे, वो फिर ए की वैल्यू के साथ ऐड होगी। तब आपके पास जो फार्मूला इंप्लीमेंट हुआ है वो बेस रजिस्टर प्लस ऑफसेट वाला फार्मूला इंप्लीमेंट हुआ, और इसका जो रिजल्ट होगा ALU का, वो कहाँ पे स्टोर होगा? ALU आउट में। तो ये जरा देखें, थर्ड साइकिल आपके पास क्या हुआ, ए प्लस 16 बिट के जो आपके पास इमीडिएट वैल्यू थी, उसको आपने साइन एक्सटेंड किया, और साइन एक्सटेंडेड वैल्यू दैट इज द ऑफसेट वैल्यू प्लस बेस एड्रेस इज इक्वल टू ALU आउट। ओके जी। अब आप मुझे बताएं कि एड्रेस कैलकुलेट हुआ मेमोरी का, और स्टोर कहां पर है ALU आउट में। अब इसके बाद क्या होगा? एग्जीक्यूशन कंप्लीट हो गई है, अब एग्जीक्यूशन के बाद क्या होगा जी काम? मेमोरी को एक्सेस करेंगे, और मेमोरी कैसे एक्सेस होती है? मेमोरी कैसे एक्सेस होती है? एग्जीक्यूशन के बाद मेमोरी एक्सेस करनी है, और मेमोरी को एक्सेस करने के लिए क्या जरूरत होती है? मेमोरी को एक्सेस करने के लिए किस चीज की जरूरत होती है बच्चा? एड्रेस की जरूरत होगी ना, ऑब्वियसली। मेमोरी का एड्रेस, और वो एड्रेस कहाँ पे पड़ा हुआ है? ALU आउट में। अब मैंने आपको, अब जरा गौर कीजिएगा, एक चीज बताई थी कि इंस्ट्रक्शन का एड्रेस प्रोग्राम काउंटर में पड़ा होता है। प्रोग्राम काउंटर से उस एड्रेस को एक्सेस करने के लिए उसको लिखने का तरीका बताया कि हम क्या करते हैं, PC और ब्रैकेट में लिख देते हैं। और ब्रैकेट का मतलब क्या होता है कि इसमें से जो वैल्यू निकलेगी वो एड्रेस होगी। बात फॉलो कर रहे हैं? सबसे ऊपर इंस्ट्रक्शन फैचे देखें तो PC ब्रैकेट में लिखा हुआ है, इसका मतलब क्या है कि प्रोग्राम काउंटर के अंदर जो वैल्यू है दैट इज बेसिकली दी एड्रेस। समझ आइए जी बात? तो बिल्कुल इस तरीके से अब ये देखें आप, और गौर करें, तो आपके पास प्रोग्राम काउंटर और उसके साथ आपके पास मेमोरी लिखा हुआ है। इसका मतलब वो बता रहा है कि प्रोग्राम काउंटर का जो एड्रेस है दैट इज द एड्रेस ऑफ द मेमोरी। तो बिल्कुल यहाँ पे भी वो यही बता रहा है कि अब आप क्या करेंगे, ALU आउट, उसको आपने क्या ब्रैकेट में लिखा, इसका मतलब ये हुआ कि ALU आउट की जो वैल्यू होगी दैट इज द एड्रेस। और एड्रेस किसकी? एड्रेस ऑफ द मेमोरी। और फिर उस मेमोरी को जब आपने एक्सेस किया, तो किस पर्पस के लिए एक्सेस करना है?
मेमोरी को रीड पर्पस, इसका मतलब अब आपने वहां से डाटा लेना है, और डाटा लेने के बाद मेमोरी के बाद जो रजिस्टर यूज हुआ हुआ है दैट इज अ एमडीआर रजिस्टर, मेमोरी डाटा रजिस्टर। तो आपने वही काम किया कि मेमोरी को एक्सेस किया और वहां से डाटा लोड करके एमडीआर में स्टोर कर दिया। जी क्लियर है जी ये बात? ओके जी, अब आपने मेमोरी एक्सेस कर ली। जब आप मेमोरी एक्सेस कर लेते हैं तो अब इस मेमोरी के डाटा को क्या करेंगे अब आप? फिफ्थ साइकिल या फिफ्थ स्टेज जो है दैट इज अबाउट राइट बैक या स्टोर रिजल्ट, या मेमोरी का रिजल्ट रजिस्टर में स्टोर करना। तो अब आप मुझे बताएं कि लोड वर्ड के अंदर जो आपके पास डेस्टिनेशन रजिस्टर होता है वो कौन सा होता है? आई टाइप का फॉर्मेट आपके पास है ना? तो आई टाइप के फॉर्मेट में क्या होता है? ओप कोड, आर एस, आर टी और आर डी, मतलब आर टी ही आर डी होता है, और फिर उसके बाद इमीडिएट 16 बिट का। तो आर टी की जो आपके पास बिट्स हैं वो कौन सी होती हैं जी? क्विक रिस्पॉन्स करें जी। जो आर टी की फील्ड बिट्स हैं वो कौन सी होती हैं जी? 16 से 20 तक, बिल्कुल। इसका मतलब ये हुआ कि अब एमडीआर से जो डाटा निकलेगा वो 16 से 20 तक की जो बिट्स होंगी वहां पे जाके स्टोर हो जाएगा। ये देखें जरा, क्लियर होगी बाजी? ओके जी, गुड हो गया जी। अब आए थे स्टोर वर्ड। अब स्टोर वर्ड के अंदर आप मुझे ये बताएं, सबसे पहले इंस्ट्रक्शन फैच होगी, और इंस्ट्रक्शन वैसे ही फैच होगी जैसे हो रही है नॉर्मली, सबके लिए इंस्ट्रक्शन फैच बिल्कुल सेम है। अब आप आ जाए डी कोड के ऊपर। डी कोडिंग के अंदर मैंने कहा कि जो सोर्स वैल्यू होती है, जो रजिस्टर्ड डेस्टिनेशन नहीं होंगे वो डी कोड होंगे अब। ठीक है, नॉर्मली मैंने कहा था स्टार्ट में लेक्चर में कि नॉर्मली ईएलयू के जो सोर्स होते हैं ना रजिस्टर, वो डी कोड हो रहे होते हैं। ठीक है, नॉर्मली मैं अब ये सोर्स स्टोर वर्ड के लिए बात कर रहा हूं कि वो रजिस्टर जो डेस्टिनेशन नहीं है वो अब आपके पास डी कोड हो जाएंगे। तो मुझे स्टोर वर्ड का में बताएं कि कितने रजिस्टर यूज होते हैं लिखने में। जब आप स्टोर वर्ड की इंस्ट्रक्शन लिखते हैं कितने रजिस्टर यूज होते हैं, और उनमें से कोई रजिस्टर आपके पास डेस्टिनेशन होता है, रजिस्टर डेस्टिनेशन होता है स्टोर वर्ड के अंदर? स्टोर वर्ड के अंदर डेस्टिनेशन क्या है आपकी? बिल्कुल जी, मेमोरी होती है। स्टोर वर्ड के अंदर जो डेस्टिनेशन है वो आपके पास मेमोरी होती है, और स्टोर वर्ड को जब आप लिखते हैं तो दो रजिस्टर यूज होते हैं। इसका मतलब ये हुआ कि दोनों ही रजिस्टर डेस्टिनेशन नहीं है, तो डी कोड कितने रजिस्टर होंगे जी हम? बिल्कुल जबरदस्त जी, दो ही रजिस्टर आपके पास डी कोड हो रहे होंगे, और एक रजिस्टर ए होगा और एक रजिस्टर बी होगा। ओके जी, आर एस और आर टी, ये दोनों रजिस्टर आपके पास क्या हो जाएंगे? डी कोड हो जाएंगे। अच्छा, अब आप आ जाते हैं एग्जीक्यूशन। एग्जीक्यूशन ऑब्वियसली मेमोरी का एड्रेस कैलकुलेट होगा, और वो वैसे ही कैलकुलेट होगा जैसे लोड वर्ड के अंदर हुआ। अब आप आ जाते हैं फोर्थ साइकिल। फोर्थ साइकिल कौन सा होगा जिसका? मेमोरी राइट का, मेमोरी को एक्सेस करेंगे और मेमोरी में राइट करें। अच्छा, राइट बताएं। अब आप देखें एग्जीक्यूशन के अंदर ए रजिस्टर यूज हो चुका है। अब मुझे बताएं ए और बी में से किस रजिस्टर का डाटा मेमोरी में जाएगा? बिल्कुल जी, बी का। तब आप देखें तो उसने वही किया कि ए एल यू आउट में जो वैल्यू है दैट इज द एड्रेस ऑफ द मेमोरी, और उस एड्रेस के ऊपर आप क्या लेके जा रहे हैं? बी का डाटा।
जी क्लियर होगी बच्चा? ओके, गुड हो गया जी। ब्रांच की इंस्ट्रक्शन पे आ जाते हैं जरा। सबसे पहले तो फैच वाला काम हो गया। ओके जी, डन हो गया। अब मुझे बताएं कि ब्रांच के इंस्ट्रक्शन को आप जब लिखते हैं तो नॉर्मली इस तरह लिखते हैं ना, ब्रांच इक्वल $S0 $S1 कोमा 44 या लेबल या लूप, मतलब जहां पे आपने जंप करना होता है उसका एड्रेस होता है। मुझे ये बताएं कि ब्रांच की इंस्ट्रक्शन के अंदर कितने रजिस्टर्स डिकोड होंगे? जबरदस्त हो गया जी, 2 रजिस्टर ने डिकोड होना, दोनों रजिस्टर, क्योंकि वो डेस्टिनेशन नहीं है, सोर्स है, और वो दोनों रजिस्टर। अब आप मुझे बताएं कि ALU ब्रांच की इंस्ट्रक्शन के केस में कितनी बार यूज होता है? प्रोग्राम काउंटर को छोड़ दें, ये जो PC+4 है ना, इसको छोड़ते हैं, ब्रांच के केस में बात कर रहा हूं। ब्रांच के केस में ALU क्या क्या फंक्शनैलिटी परफॉर्म करके देगा? देखिए जी, सबसे पहले तो हमें पता है कि ALU ने ब्रांच का टारगेट एड्रेस कैलकुलेट करना, ब्रांच का टारगेट एड्रेस कैलकुलेट करना होता है। सबसे पहली बात है जी, ब्रांच का जो टारगेट एड्रेस है वो ALU ने कैलकुलेट करना ही करना है। फॉर एग्जांपल PC रिलेटिव एड्रेसिंग, जिसको आप क्या कहते हैं, PC इज इक्वल टू PC प्लस 4 प्लस इमीडिएट मल्टीप्लाई बाय 4, ये वाली जो बात है। तो एक बार तो सबसे पहले जो PC इज इक्वल टू PC प्लस 4, उसकी नहीं मैं बात कर रहा अब्दुल हन्नान, ठीक है, वो तो हो चुका ना यूज। ब्रांच का केस की बात कर रहा हूँ, ठीक है। फैचिंग तो हो गई ना, फैचिंग के अलावा वो 2 बार यूज हो रहा है। एक बार तो हो रहा है ब्रांच का टारगेट एड्रेस कैलकुलेट करने के लिए, PC रिलेटिव एड्रेसिंग, PC+4 प्लस इमीडिएट मल्टीप्लाई बाय 4, ये वाला काम। और दूसरी बार क्या हो रहा है, दूसरी बार वो इस तरह से यूज हो रहा है कि वो चेक कर रहा है कि ये जो ब्रांच इक्वल की इंस्ट्रक्शन आई है ये वाकई इक्वल है भी कि नहीं। मतलब कि दोनों रजिस्टर जो यूज हुए हैं ब्रांच के केस में वो दोनों ALU में जाएंगे, ALU उनको सब्ट्रैक्ट करेगा, ALU उनको सब्ट्रैक्ट करेगा, और जब ALU उनको सब्ट्रैक्ट कर देगा तो सब्ट्रैक्शन के बाद रिजल्ट देखेगा कि 0 है या नहीं। ये समझ आइए जी बात दोनों, कि ब्रांच का टारगेट एड्रेस कैलकुलेट करता है और फिर चेक करता है कि A इज इक्वल टू B है कि नहीं, और चेक कैसे करता है, सब्ट्रैक्ट करके। ठीक है ना? तो पहला जो काम है इसका, ब्रांच का टारगेट एड्रेस कैलकुलेट करते हैं, लेकिन उस एड्रेस पे तो तब जाएंगे ना जब आपके पास ब्रांच इक्वल होगी। तो इसका मतलब है, अब आप एक बात को जरा माइंड में रखिएगा कि ALU एक ही साइकिल में 2 बार यूज नहीं हो सकता। मतलब एग्जीक्यूशन में वो ब्रांच का टारगेट एड्रेस भी कैलकुलेट करे और वो आपको इक्वल है या नहीं है इंस्ट्रक्शन, वो भी जो है ना कैलकुलेट करके बताए कि इक्वल है या नहीं है। तो ऐसा नहीं होगा, ठीक है। इसका मतलब ये हुआ कि एक काम आपका डिकोडिंग में हो जाएगा और जो रिमेनिंग काम होगा वो फिर आपके पास एग्जीक्यूशन में होगा। 2 बार है ना, तो 2 साइकिल में। तो इसका मतलब है कि ब्रांच की इंस्ट्रक्शन वाहिद इंस्ट्रक्शन है कि जिसके अंदर डी कोडिंग के अंदर सिर्फ रजिस्टर्ड ही रीड नहीं होते बल्कि ALU का भी यूज हो रहा होता है। यहां तक समझ आइए बात जी। की क्लास पार्टिसिपेट करें, अगर समझ आई है तो प्लीज बताएं, नहीं आई तो क्वेश्चन करें। ओके हो गया। हमने ये बात कही है कि ALU 2 बार यूज हो रहा है, 2 काम कर रहे हैं। एक तो ब्रांच का टारगेट एड्रेस कैलकुलेट कर रहा है और एक आपके पास ब्रांच की इक्वालिटी को चेक कर रहा है। ये दोनों काम सेम साइकिल में नहीं हो सकते, एक ही साइकिल में। तो इसका मतलब ये हुआ कि एक काम एक बार ALU पहले साइकिल में यूज हो जाएगा, दोबारा जो होगा वो दूसरे साइकिल में यूज होगा। तो इसमें जो पहला वाला काम है वो क्या है कि आपके पास जो ब्रांच का टारगेट एड्रेस है, और ब्रांच का टारगेट एड्रेस का फार्मूला क्या है, PC+4 प्लस इमीडिएट मल्टीप्लाई बाय 4, ये डी कोडिंग में यूज होगा। और ब्रांच इक्वल है या नहीं है ये एग्जीक्यूशन में चेक होगा कि इफ
ए इज इक्वल टू बी वाला जो काम है ये आपके पास एग्जीक्यूशन में होगा। और अगर इफ ए इज इक्वल टू बी हो जाता है तो आपके पास जो एएलयू ने पहले रिजल्ट फाइंड आउट किया हुआ था, एएलयू आउट में रखा था, वो जो होगा वो प्रोग्राम काउंटर को अपडेट कर देगा उस रिजल्ट के साथ। ओके जी, अब देखते हैं, ये देखें जरा इंस्ट्रक्शन डी कोड के अंदर दोनों रजिस्टर का डाटा तो आ ही रहा है, उसके साथ साथ आपके पास क्या आ रहा है, एएलयू आउट में, यानी कि एएलयू कैलकुलेशन करके रिजल्ट एएलयू आउट में स्टोर करता है। आप देखें तो 0 से 15 आपके पास आ रही है, उसको साइन एक्सटेंड करके आपके पास 32 बिट्स का इमीडिएट बन गया। फिर उसके साथ ही आप देखें तो दो एरो लगे हुए हैं छोटे छोटे और फिर 2 लिखा हुआ है कांस्टेंट वैल्यू, इसका मतलब है शिफ्ट लेफ्ट बाय 2। तो शिफ्ट लेफ्ट बाय 2 का मतलब होगा आई मल्टीप्लाई बाय 4 प्लस पीसी लिखा है मैंने, हालांकि फॉर्मूले में तो है पीसी प्लस 4। कोई बताएगा कि मैंने यहाँ पर सिर्फ पीसी क्यों लिखा है, हालांकि यहाँ पर आना तो पीसी प्लस 4 चाहिए था ना। पीसी रिलेटिव एड्रेसिंग तो यही होती है ना, पीसी प्लस 4 प्लस इमीडिएट मल्टीप्लाई बाय 4। तो फॉर्मूला पूरा ठीक है, सिर्फ पीसी प्लस 4 नहीं मैंने लिखा है, वाई। बिल्कुल अली हुसैन काजमी सही कह रहे हैं। नहीं अब्दुल हन्नान अहमद। देखें जरा, अब जरा मैं आपको बताता हूं, मैंने कहा पीसी प्लस 4, अगर आप पहले देखें इंस्ट्रक्शन जब फैच हुई है तो पीसी के अंदर क्या वैल्यू पड़ी हुई है, इंस्ट्रक्शन फैच के अंदर जल्दी से बताएं कि पीसी के अंदर जो वैल्यू पड़ी है वो क्या है। तो पीसी के अंदर तो वैल्यू ही पीसी प्लस 4 है, जब पीसी प्लस 4 ही है पीसी के अंदर तो इसका मतलब है कि मैं यहाँ पर सिंपल पीसी लिखूंगा ना। ठीक हो गया, समझ आ गई जी बात। ओके, तो इसका मतलब है कि ये फॉर्मूला बिल्कुल ठीक है, ये पीसी प्लस 4 ही है, पीसी के अंदर जो वैल्यू दैट इज पीसी प्लस 4। ओके जी, अब जो थर्ड साइकिल है, थर्ड साइकिल क्या होगा, चेक होगा इफ ए इज इक्वल टू बी होगा तो ए एल यू आउट में जो आपके पास टारगेट एड्रेस आया है वो जो एड्रेस होगा उस एड्रेस के कॉरेस्पॉन्डिंग आपके पास प्रोग्राम काउंटर क्या होगा, अपडेट हो जाएगा। क्लियर है जी बात। ओके जी, अब नेक्स्ट इंस्ट्रक्शन की तरफ चलते हैं, दैट इज अबाउट द जंप इंस्ट्रक्शन। जल्दी से मुझे कोई भी एक जंप की इंस्ट्रक्शन लिख के जरा चैट बॉक्स में भेजें कि आप जंप की इंस्ट्रक्शन क्या समझते हैं, कैसे लिखते हैं। तमाम लोग जंप की एक इंस्ट्रक्शन लिख दें, कोई भी रैंडम सी, सिंपल जे टाइप इंस्ट्रक्शन होनी चाहिए, जे, जे एग्जिट, ठीक है, और जी जे टू लेवल 1। अच्छा, अब आपने ये जितनी भी जंप की इंस्ट्रक्शन लिखी हैं, नहीं जी हसन मुस्तफा जैदी, ये जे डॉलर साइन आर ए जो होता है ना, ये जे आर इंस्ट्रक्शन है, ठीक है। डॉलर साइन आर ए एक रजिस्टर है, रजिस्टर के ऊपर जंप की इंस्ट्रक्शन चेंज होती है जिसको आप जे आर कहते हैं, ठीक है। तो ये जे टाइप की इंस्ट्रक्शन नहीं है, दिस इज आर टाइप इंस्ट्रक्शन। ओके जी, अब आप क्या करते हैं, जे एहसन हसन उमर, मैंने जे टाइप कहा है, आर टाइप नहीं कहा। जे लेबल, जे एग्जिट, जे लूप। अच्छा, जे टाइप के अंदर सिर्फ और सिर्फ आपने जे इंस्ट्रक्शन देखी है जिसको आप अनकंडीशनल जंप भी कहते हैं, ठीक है। तो मुझे ये बताएं कि क्या अनकंडीशनल जंप के अंदर कोई रजिस्टर यूज होता है, कोई रजिस्टर यूज नहीं होता। और अगर रजिस्टर यूज नहीं होता तो डी कोडिंग किस चीज की होती है फिर, डी कोडिंग बताएं क्या होती है, डी कोडिंग किस चीज की होती है, डी कोडिंग में किस चीज की वैल्यू निकल आप डी कोड कर रहे होते हैं। अभी तक हम डी कोड कर रहे हैं ना, तो डी कोडिंग के अंदर हम क्या कहते हैं, क्या चीज डी कोड हो रही है। जी क्लास बताएं। डी कोडिंग के अंदर हमने कहा कि आपके दो वैल्यू थी, दो चीजें थी जिस पे हमने फोकस किया। पहला फोकस ये था कि ए एल यू की जो इनपुट वैल्यूज हैं
अगर वो रजिस्टर्स के थ्रू होकर आ रही हैं तो रजिस्टर्स की वैल्यू डिकोड हो रही है। फिर हमने कहा कि डिकोडिंग के अंदर आपके पास अगर कोई वैल्यू डेस्टिनेशन रजिस्टर नहीं है तो वो रजिस्टर जो डेस्टिनेशन नहीं है वो डिकोड होंगे। इसका मतलब है अल्टीमेटली हमारे पास सिर्फ और सिर्फ रजिस्टर्स हों तो वो डिकोड होते हैं। ठीक हो गया? अगर आपके पास रजिस्टर्स हों तो डिकोड होते हैं। अब मुझे बताएं कि क्या जे टाइप के अंदर रजिस्टर्स हैं? आपने कहा नहीं। और डी कोड सिर्फ जे, तो क्या इसमें फिर डी कोडिंग होगी? देखो हमारे पास तो जो रूल है हमने तो उसी को देखना है, हमने कंफ्यूज नहीं होना। हमारा रूल ये है, हमने कहा डी कोडिंग हम रजिस्टर्स की करते आ रहे हैं और जे टाइप के अंदर तो रजिस्टर्स ही नहीं होते, तो फिर हम डी कोडिंग क्यों करें? इसका मतलब है डी कोडिंग नहीं होगी, बल्कि डायरेक्ट आपके पास अब वो अनकंडीशनल जंप जंप का जो एड्रेस है जो आपके 26 बिट्स हैं, फिर आप शिफ्ट लेफ्ट 2 करके 28 करते हैं, फिर प्रोग्राम काउंटर के 4 बिट को कन्केट करते हैं, 32 बिट का एक एड्रेस बनाते हैं, वो एड्रेस प्रोग्राम काउंटर में भेजते हैं। तो वही देखें जी, इंस्ट्रक्शन फैच, और फैच के बाद फौरन क्या आ गया? एग्जीक्यूशन आ गई। जी क्लास, यहां तक कोई इशू जी? ओके जी, आई थिंक सो कि जी आप सबको समझ आ गई है। और